हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे प्रोजेक्ट का। कौन से प्रोजेक्ट का? हम देखेंगे IFSC फाइंडर वाले प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे ट्यूटोरियल मैं अपलोड कर रहा हूँ जेंगो के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के। ठीक है, मैंने एम्प्लॉय मैनेजमेंट भी अपलोड किया था, मूवर्स पैकर्स भी अपलोड कर चुका हूँ एंड डोनेशन मैनेजमेंट के भी 26 वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट का ट्यूटोरियल अपलोड करो एंड इस प्रोजेक्ट का ट्यूटोरियल अपलोड करो। तो हर एक प्रोजेक्ट का कंप्लीट ट्यूटोरियल अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट में ऑलरेडी बना चुका हूँ तो उसका मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो आज हम जो एक्सप्लेनेशन देखेंगे वो देखेंगे IFSC कोड फाइंडर वाले प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो मैं पूरा डिज़ाइनिंग A to Z नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो बैकएंड का कोड है वो एक्सप्लेन करूँगा ताकि स्टूडेंट जो है अपने फैकल्टीज़ वगैरह को एक्सप्लेन कर पाए कोड, या फिर इस कोड को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, या फिर एक बेसिक लेवल पे तो अंडरस्टैंडिंग कर पाए अगर मेरे स्टूडेंट ने मेरे सारे प्रोजेक्ट के ट्यूटोरियल्स कवर किए होंगे, सारे देखे होंगे। एम्प्लॉई लीव मैनेजमेंट अगर आप देख चुके हो, एम्प्लॉई मूवर्स पैकर्स अगर आप देख चुके हो, एम्प्लॉई मैनेजमेंट सिस्टम का ट्यूटोरियल अगर आप देख चुके हो, डोनेशन मैनेजमेंट अगर आप देख रहे हो, तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ वही है, वही सारी चीज़ें हैं, बट कुछ लॉजिक कहीं पे नया आ जाता है। ठीक है, तो IFSC कोड फाइंडर में भी कुछ 2-3 जगहों पे न्यू लॉजिक आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका हम कोड का एक ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, आपको सब पता है कि ऐप कैसे बनाना है, ऐप प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट के अंदर ऐप कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें हम ट्यूटोरियल्स में कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं इसको। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ IFSC कोड फाइंडर एक बार रन करके भी दिखा देता हूँ। अगर आपने डेमो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके पाइथन जेंगो प्रोजेक्ट्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आपको यहाँ पे ये लास्ट में मिल जाएगा, जू मैनेजमेंट सिस्टम से पहले। ठीक है, काफ़ी सारे जेंगो के प्रोजेक्ट हम यहाँ पे डेमो उसका मैं रख चुका हूँ पाइथन जेंगो प्रोजेक्ट वाली प्लेलिस्ट में। एंड ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। डोनेशन मैनेजमेंट का ट्यूटोरियल, मूवर पैकर्स का एंड एम्प्लॉय मैनेजमेंट का। एंड अगर आपको प्रोजेक्ट रन करने में प्रॉब्लम होती है, आप अगर सोच रहे हो कि प्रोजेक्ट को परचेज़ करेंगे तो उसको वो रन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है जेंगो प्रोजेक्ट गाइड के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मैंने ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं। ये अगर आप देखो, manage.py फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया कि प्रोजेक्ट को कैसे रन करना है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, जिप को कैसे अनजिप करना है, देन अनजिप करने के बाद कैसे आपको उसको पाईचार्म में ओपन करना है। पाईचार्म में ओपन करके भी आप रन कर सकते हो, या फिर CMD पे भी कमांड लिख के रन कर सकते हो। एंड कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है, तो आपको जेंगो के प्रोजेक्ट को रन करना है तो आपको पाइथन, जेंगो एंड पाईचार्म, ये 3 सॉफ्टवेयर्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एंड इनके वीडियोस भी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, कैसे आपको जेंगो इंस्टॉल करना है, कैसे पाइथन इंस्टॉल करना है और कैसे पाईचार्म इंस्टॉल करना है। तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। एंड जो भी प्रोजेक्ट परचेस करता है तो उनको मैं ये वीडियोस प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, एंड कुछ फ्री प्रोजेक्ट्स भी हैं। अगर आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए देखना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट पे जाके CSIT प्रोजेक्ट में अगर आप जाएंगे, फ्री जेंगो प्रोजेक्ट्स, फ्री डाउनलोड प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो इसमें आपको JSP के प्रोजेक्ट भी मिल जाएंगे। एंड कुछ प्रोजेक्ट मैंने कोर जावा मीन्स जावा स्विंग पे बनाए हैं, वो भी आपको इसमें मिलेंगे। पाइथन टिकिंटर के भी कुछ कोड मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड उसके अलावा जेंगो के प्रोजेक्ट अगर आप देखें, ऑनलाइन एक्शन सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जिम मैनेजमेंट, ये सारे प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने दिए हुए हैं। आप इस पर क्लिक करके उसके वीडियो पे जा सकते हैं एंड वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ओके, सो दिस इज़ दी IFSC कोड फाइंडर पोर्टल। ये मैंने क्या बनाया, प्रोजेक्ट बना दिया एंड उसके अंदर एक ऐप बनाया है IFSC कोड फाइंडर। ओके, अब इसको ओपन करते हैं। आपको पता है जब भी आप ऐप बनाते हो तो ये सब अपने आप क्रिएट हो जाते हैं, काफ़ी सारी फाइल्स अपने आप पहले से मिल जाती हैं हमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि डेटाबेस को डिस्कस करते हैं, या फिर हम चलते हैं पहले मैं बता देता हूँ। इसके अंदर हम स्टैटिक फोल्डर बनाएंगे एंड टेम्पलेट्स बनाएंगे। ठीक है, ये सबको पता होगा। ये सब नहीं पता है तो फिर आप डायरेक्ट इसको मत देखो। आप क्या देखोगे, आप स्टार्ट करो जो मेरे ट्यूटोरियल्स डले हुए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्यूटोरियल डला हुआ है एम्प्लॉई मैनेजमेंट, इसको आप देखो, देन आफ्टर आप इसको देखो। ठीक है, बट एक ओवरव्यू अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐप के अंदर ये 2 फोल्डर्स हम बनाते हैं, स्टैटिक टेम्पलेट, बाकी ये सब हमें ऑलरेडी बने हुए मिलते हैं। माइग्रेशन वगैरह सब अपने आप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं ऐप बनाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो जाता हूँ settings.py के अंदर, और settings.py हमें यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे पहले तो मैं अपने ऐप को रजिस्टर करता हूँ, मतलब मैं बताता हूँ कि मेरा जो ऐप है वो किस नाम का है। तो ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ आता है, पर हम जो ऐप बनाते हैं उसका नाम हमें यहाँ पे देना पड़ता है इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर। तो ये इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर हमने यहाँ पे ऐप का नाम दिया हुआ है। ये अगर आप नहीं देंगे तो क्या होगा कि जेंगो का जो पेज होता है डिफ़ॉल्ट, वो वाला ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देखते हो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, जेंगो इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल दिखाता है, तो वो पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन हमें तो अपना बनाया हुआ पेज ओपन करना है। जैसे अगर मैं इसको हटाता हूँ, इसको हटा दिया, अब मैं इसको रन करता हूँ। टर्मिनल पे जाके आप रन करते हो, यहाँ पे आपको कमांड लिखना होता है python manage.py रन सर्वर। तो ये कमांड लिख के आप एंटर करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है रन हो जाता है। बट अभी क्योंकि मैंने यहाँ से ऐप का नाम हटा दिया तो ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं वापस इसको अंडू कर देता हूँ एंड आई विल ट्राई अगेन। तो एक बार मैं इसको Ctrl+C से अपने आप देखो ये रन हो गया। ठीक है, तो ये ऐप का नाम आपको यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका ऐप के अंदर आपने जो भी URL पैटर्न्स दिए होंगे उन पे आप जा पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यही करता हूँ, मैं क्या करता हूँ settings.py में जाके ऐप का नाम प्रोवाइड करता हूँ एंड उसके बाद मैं मेनली हम जो लॉजिक लिखते हैं वो views.py के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये कुछ हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं। हमने यूज़र को इंपोर्ट करवाया एंड क्यू को इंपोर्ट करवाया। क्यू को क्यों इंपोर्ट करवाया, क्योंकि क्यू के थ्रू हम कंडीशन लगा सकते हैं, और कंडीशन लगाना है, एंड कंडीशन लगाना है, तो वो आप कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्यू का यूज़ किया है, तो मुझे यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ करना था। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे क्वेरी परफॉर्म किया है फ़िल्टर करते समय, तो मैंने यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो और ऑपरेटर अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे क्यू का यूज़ करूँगा जब मुझे मल्टीपल कंडीशन लगा के चेक करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो मैंने फ़िल्टर करवाया है, ठीक है इसको, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने फ़िल्टर करवाया तो मैं बैंक के नाम से भी सर्च कर पा रहा हूँ, ब्रांच से भी सर्च कर पा रहा हूँ, जिप कोड से भी सर्च कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल पैरामीटर के थ्रू सर्च करना है, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ किया है। ठीक है, मैंने ब्रांच के थ्रू भी यहाँ पे कंपेयर किया, जिप कोड के थ्रू भी कंपेयर किया, एंड बैंक का जो नाम था उसके थ्रू भी मैंने कंपेयर किया है, एंड बैंक का जो शॉर्ट नेम है, जैसे SBI लिखेंगे तो भी सर्च होगा, एंड SBI अगर फुल फॉर्म में लिखेंगे तो भी सर्च होगा। ओके,
ठीक है, तो जो भी लॉजिकल कोड लिखा है, मेनली जो लॉजिकल कोड हमने लिखा है वो व्यूज डॉट पी वाई के अंदर है। सबके लिए फंक्शंस बनाए हैं जितने ही पेज हैं। इंडेक्स पेज हमारा पहला पेज होता है तो उसके लिए फंक्शन है, एंड एडमिन का लॉगिन पेज उसके लिए फ़ंक्शन है, एडमिन के होम पेज के लिए फ़ंक्शन है। बैंक डिटेल ऐड करना, मैनेज करना, एडिट करना, डिलीट किया है बैंक डिटेल को, सिटी को हमने ऐड किया, फिर मैनेज किया, सिटी को एडिट किया, डिलीट किया, एंड स्टेट को ऐड करना, स्टेट को मैनेज करना, एडिट करना, डिलीट करना। फिर एक तो हमने क्या किया है, बैंक का डिटेल, बैंक का पूरा डिटेल के लिए अलग एक मॉडल बना दिया है, एंड केवल बैंक का नाम और शॉर्ट नेम उसको स्टोर करने के लिए अलग मॉडल बना दिया है। ठीक है, तो कंप्लीट जो डिटेल हम डालेंगे बैंक का वो इस फंक्शन के थ्रू डालेंगे, एंड उसको मैनेज करेंगे, एडिट करेंगे, एंड सिमिलरली डिलीट करेंगे, एंड यहाँ पे व्यू डिटेल। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन भी यूज़ किया है, तो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन के लिए मैंने यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाया है। ठीक है, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन मतलब जैसे कि मैं आपको एक बार इसको पहले तो अभी आप देखो ये सही से लोड नहीं हो पाया है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो CSS वगैरह होता है वो सही से लोड नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी दूसरे प्रोजेक्ट वगैरह का जो CSS होता है वो कैशे के अंदर रखा होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक बार हार्ड रिफ़्रेश करना है। ठीक है, आप अगर देखोगे डिज़ाइनिंग कुछ अजीब सा आ रहा है, जैसा मैंने वीडियो में दिखाया था वैसा नहीं दिख रहा, तो आप क्या करोगे, हार्ड रिफ़्रेश करोगे। उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल F5 को प्रेस करोगे, कंट्रोल F5। तो मैं प्रेस कर देता हूँ कंट्रोल F5, तो अब आप देखो डिज़ाइनिंग काफ़ी हद तक चेंज हो गया। ओके, तो ये मेरा एक्चुअल डिज़ाइनिंग है। दिस इज़ द एडमिन लॉगिन पेज, यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, तो ये लॉगिन हो गया, एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला था कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन हमने यूज़ किया है। यहाँ पे डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन कैसे यूज़ करते हैं उसका भी मेरा एक सेपरेट वीडियो लेक्चर डला हुआ है जेंगो वाली सीरीज़ में। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं बैंक का डिटेल, तो यहाँ पे आप देखो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन का यूज़ किया गया है। मैं अगर मध्य प्रदेश को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखो उसके अंदर जो सिटी होंगी वो आ जाएंगी। ठीक है, मतलब इस स्टेट के अंदर जो मैंने सिटी ऐड की होंगी केवल वो हमें डिस्प्ले होंगी। एंड अगर मैं यहाँ से कुछ दूसरा सेलेक्ट करता हूँ, बिहार को मैंने सेलेक्ट किया, तो इसके अंदर जो मैंने सिटी ऐड की होंगी वो आ जाएंगी। तो ये होता है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन से। ओके, एंड उसके बाद चेंज पासवर्ड है, जो कि हम कई बार समझ चुके हैं, लॉग आउट है। ठीक है, सिंपली हमने लॉग आउट फंक्शन को कॉल करके इस सेशन को ख़त्म कर दिया। तो इतना सा सिंपल सा प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं है। ओके, तो स्टार्टिंग से देखते हैं। ये सब हमने ये तो ठीक है, ये कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इन सबको ही मैं एक्सप्लेन करूँगा किसको मैंने क्यों यूज़ किया है। एंड सबसे पहले तो आते हैं मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर। मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर हम क्या करते हैं, अपना डेटाबेस तैयार करते हैं। ठीक है, मतलब हमें क्या क्या स्टोर करना है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं मुझे इस प्रोजेक्ट में किस किस की ज़रूरत है। मुझे स्टेट को स्टोर करवाना है, सिटी को स्टोर करवाना है, बैंक डिटेल को स्टोर करवाना है, एंड बैंक का नाम एंड शॉर्ट नेम को स्टोर करवाना है। ठीक है, एंड बाकी जो एडमिन है उसका डेटा स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे हमने कुछ टेबल्स बना लिए डेटा को स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिखा फ्रॉम django.db import models। ठीक है, तो ये आप लिखते हैं models.py में। ठीक है, वैसे ये ऑलरेडी लिखा ही होता है इस फाइल में, बस आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपको मॉडल, ये कमेंट लिखा होता है, आपको यहाँ से मॉडल बनाने चालू करने। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो हमने एक स्टेट नाम का बना लिया मॉडल क्लास बना ली। एंड स्टेट का मुझे क्या क्या स्टोर करना है, मुझे स्टेट का नाम और उसका क्रिएशन डेट। ठीक है, आप देखो यहाँ पे मैनेज स्टेट पे जाता हूँ तो आप देखो स्टेट का नाम और क्रिएशन डेट, ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की हैं। तो ये दो चीज़ें मैंने ऐड भी की होंगी, लेकिन ऐड तो मैंने केवल नाम किया है। तो क्रिएशन डेट कैसे आएगा, क्रिएशन डेट अपने आप आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑटो नाउ ऐड दिया हुआ है।
तो ऑटो नाउ एड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे डेट टाइम फील्ड दिया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि डेट अपने आप जनरेट होती है। ओके, मतलब हम केवल नाम ऐड करेंगे, लेकिन रिकॉर्ड जब ऐड होगा, जब हम नाम लिख के सबमिट करेंगे, यहाँ पे मैं नाम लिखूँगा एंड सबमिट करूँगा, तो डेट मैं नहीं दूंगा, डेट अपने आप जनरेट हो जाएगी। जब भी हम जिस भी टाइम पे हम रिकॉर्ड को ऐड करेंगे वो डेट अपने आप ये ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑटो नाउ ऐड लिखा हुआ है, ऑटो नाउ ऐड को ट्रू कर दिया है। एंड स्टेट नेम में खुद से एंटर करवाऊँगा एंड उसको मैंने कैरेक्टर फील्ड रख दिया है। डेट के लिए हम डेट फील्ड या फिर डेट टाइम फील्ड का यूज़ करते हैं। डेट टाइम में हम दोनों स्टोर कर सकते हैं, डेट और टाइम दोनों आ जाएगा, ऑटो नाउ कर दोगे तो अपने आप ही चले जाएगा। एंड यहाँ पे जो भी आपको मैक्स लेंथ देना है, तो मैंने मैक्स लेंथ 200 दे दिया, आप 100 भी दे सकते हैं, जितना आप चाहें, कि मतलब मैक्सिमम जो स्टेट का नाम रहेगा वो कितने बड़े साइज का हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मैक्स लेंथ दे सकते हैं। एंड नल को मैंने ट्रू कर दिया, मतलब अगर डेटा नहीं डालते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा। बट वहाँ पे हमने रिक्वायर्ड लगा दिया है फॉर्म में, तो डेटा वहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी सबमिट हो पाएगा। ओके, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाला पेज अगर मैं ओपन करूँ, एड स्टेट, तो टेम्पलेट्स के अंदर सारे के सारे HTML पेज आपको मिलेंगे। एड स्टेट पे मैं डबल क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं देख लेता हूँ रिक्वायर्ड मैंने दिया है कि नहीं दिया है। नहीं दिया है तो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड देना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लगा देंगे रिक्वायर्ड, तो इससे क्या होगा कि इस फील्ड को फिल करना हो जाएगा कंपलसरी, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा जब तक आप इस फील्ड को फिल नहीं करेंगे, ठीक है। मैं सबमिट करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे न्यू स्टेट एडेड आ गया, ठीक है। तो ये गड़बड़, यहाँ पे एक ब्लैंक डेटा हमारा चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ब्लैंक डेटा आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ऐसा क्यों हो गया, मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा है, बट आई थिंक रिक्वायर्ड मैंने कहाँ पे दे दिया है, एड अंडरस्कोर स्टेट, सही है। फिर से चेक कर लेते हैं, आई थिंक लोड नहीं हुआ होगा। ओके, अब आप देखो ये रिक्वायर्ड आ रहा है, ठीक है। मैं सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो ब्लैंक डेटा इंसर्ट ना हो पाए तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा दिया, ठीक है। तो फॉर्म जब भी आप बनाओ, जो भी फील्ड आपको कंपलसरी करनी है तो उसमें आप रिक्वायर्ड लगा दो। ओके, तो ये हमारा स्टेट के लिए हो गया टेबल। देन आफ्टर ये सिटी के लिए हो गया। अब हम सिटी स्टोर करेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि स्टेट भी ले लिया और स्टेट को मैंने यहाँ पे फॉरेन की बना लिया, ठीक है। क्योंकि सिटी हमें पता होना चाहिए कि सिटी किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्टेट को फॉरेन की ले लिया। तो पूरा का पूरा ये जो डेटा रहेगा स्टेट का वो हमें यहाँ पे मिलेगा। एंड उसके अलावा सिटी के अंदर खुद का सिटी का नाम एंड क्रिएशन डेट, ठीक है। देन आफ्टर बैंक की बात करें तो बैंक का क्या क्या डेटा मैं स्टोर करूँगा, बैंक का नाम स्टोर करूँगा, बैंक का शॉर्ट नेम एंड क्रिएशन डेट अपने आप जनरेट होगी, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बैंक का डेटा अगर मैं दिखाऊँ तो एक मैंने बनाया है टेबल जिसमें मैं बैंक का नाम और उसका शॉर्ट नेम स्टोर करूँगा एंड क्रिएशन डेट। तो बैंक नेम, शॉर्ट नेम एंड क्रिएशन डेट, और एक रहेगा बैंक डिटेल जिसमें बाकी सब डेटा रहेगा बैंक का, IFSC कोड, MICR कोड, बैंक। अब यहाँ पे बैंक को हमने ले लिया फॉरेन की, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक को हमने फॉरेन की लिया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि बैंक का जो नाम, शॉर्ट नेम है वो ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहीं से हम इसको स्टोर करवा देंगे इस वाले टेबल के अंदर। उसके बाद बाकी डेटा, एड्रेस, सिटी, ब्रांच। सिटी को हमने यहाँ पे फॉरेन की ले लिया क्योंकि सिटी का डेटा ऑलरेडी हमारे टेबल, सिटी टेबल के अंदर है। एंड उसके अलावा स्टेट तो हमें सिटी से मिल जाएगा, तो स्टेट अलग से यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, टेबल्स हो गए। उसके बाद आते हैं views.py पे। तो views.py पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर दिया यूज़र को, ठीक है। यूज़र क्या होता है, एक प्री डिफाइंड टेबल हमें मिलता है जेंगो में, एक मॉडल क्लास मिलती है।
जिसको हमने यूज़ किया होगा आई थिंक लॉगिन वाले फंक्शन में। ठीक है, वैसे इसको यूज़ नहीं किया है मैंने। ठीक है, अब बाकी का जो लॉजिक है वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।